नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा, हमने आपको पेशवा कराए, मराठा कराए। आज हम आधुनिकवाद के इतिहास में इस कड़ी में आगे आज हम कराने वाले हैं ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था। तो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था क्या थी और इसमें क्या क्या हुआ, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक काल की। जो हमारे इतिहासकार हैं रजनी पामदत्त, उन्होंने इंडिया टुडे में औपनिवेशिक काल का वर्णन किया है। औपनिवेशिक काल होता क्या है कि किसी देश द्वारा किसी अन्य देश पर उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना ही औपनिवेशिक काल कहलाता है। औपनिवेशिक काल में अगर हम बात करें, यह तुम्हारा औपनिवेशिक काल 3 भागों में बटा हुआ था। एक वाणिज्यिक पूंजीवाद, एक औद्योगिक पूंजीवाद और एक आपका वित्तीय पूंजीवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद था यह आपका 1757 से लेकर 1813 तक चला। औद्योगिक पूंजीवाद आपका 1813 से 1857 तक चला और वित्तीय पूंजीवाद आपका 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद में हुआ क्या था, जैसा कि हमने देखा था कि जो यूरोपीय कंपनियां आई थीं, उन यूरोपीय कंपनियों में तुम्हारे पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीस थे। इनका आपसी संघर्ष हुआ। इनका आपसी संघर्ष किस वजह से हुआ? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर आपसी संघर्ष हुआ था। और इसमें क्या हुआ, ये कंपनियां आपस में लड़ती रहीं और इन कंपनियों का भारत आने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? एकाधिकार स्थापित करना हिंद महासागर वाले क्षेत्रों पर और व्यापार सुरक्षित स्थापित करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने तुम्हारे अत्यधिक कर लगाए भारतीय व्यापारियों पर, जिससे उनके धंधे नष्ट हो गए। साथ ही इन्होंने, अगर हम बात करें तो इन्होंने कई तरह की जो वस्तुएं थीं भारत से कम दामों पर ले गए और इंग्लैंड इनका निर्यात किया। जब अत्यधिक कर लगाए गए तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भारतीय उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग हैं, वो फेल हो जाते हैं और जो व्यक्ति उद्योग धंधों में लगे हुए थे वह अपनी पैतृक जो कार्य है, जैसा कि किसानी, तो किसानी में आकर लग गए। उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया और जिससे कृषि पर दबाव पड़ा। और कृषि पर दबाव पड़ने के बाद हमने देखा कि दबाव पड़ने के बाद क्या हुआ कि किसानों ने फसलों का उत्पादन किया, एक जैसी फसलों का उत्पादन हुआ और जिसके फलस्वरूप उनकी कीमतों में कमी क्या वृद्धि हो गई। जैसे आप मान के चलिए, कोई चीज़ है यदि ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है तो उसकी कीमतों में गिरावट आती है। तो वही कारण यहाँ पर हुआ, फसलों की कीमतों में क्या आ गई? गिरावट आ गई। इन्होंने गेहूँ और चावल उगाना स्टार्ट कर दिया और एक समय ऐसा आया कि इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो के.एम. पाड़ीकर हैं, उन्होंने कहा खुली और बेशरम लूट का। और स्पीयर के.एम. पाड़ीकर ने खुली और बेशरम लूट और स्पीयर पर्सिवल ने इसको क्या बताया? आपका डाकू राज्य बताया। तो इन सारी चीज़ों को, पॉइंटों को अपन कवर करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्या? यूरोपीय कंपनियों का आपसी संघर्ष। यूरोपीय कंपनियों का आपसी संघर्ष, कंपनियों का आपसी संघर्ष। कौन कौन सी कंपनी थी? तो तुम्हारी पुर्तगाली थी, ठीक है, डच थी, ठीक है, अंग्रेज थे, ठीक है, और फ्रांसीस थे। इनमें आपसी संघर्ष हो रहा था, ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका उद्देश्य था एकाधिकार स्थापित करना। इनका उद्देश्य क्या था? एकाधिकार स्थापित करना। और दूसरा इनका उद्देश्य अगर अपन बात करें तो अत्यधिक कर स्थापित करना, मतलब अत्यधिक कर लगाना। अत्यधिक कर क्यों लगाए? अत्यधिक कर लगाने का इनका मतलब था, अत्यधिक कर लगाने से इनका मतलब क्या था? इनको राजस्व प्राप्ति अधिक करना था। क्या करना था? राजस्व प्राप्ति करना था। और राजस्व प्राप्ति करके ये क्या करना चाहते थे? इनका मेन उद्देश्य था कि भारतीय व्यापार जो हैं, हस्तशिल्प उद्योग हैं, उनको नष्ट करना। तो इससे क्या हुआ? हस्तशिल्प उद्योग तुम्हारे क्या हो गए? हस्तशिल्प उद्योग तुम्हारे, हस्तशिल्प उद्योग क्या हो गया? पतन हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? कृषि पर दबाव पड़ा। कृषि पर दबाव, जैसा कि अपन जानते हैं कि लोग किसान ही थे ज़्यादातर, तो उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। और खेती किसकी की? तुम्हारी गेहूं की और चावल की। और जब कृषि पर दबाव पड़ा तो क्या हुआ? कीमतों में गिरावट आ गई। कीमतों में क्या आ गई? आपकी कीमतों में गिरावट आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर कीमतों में गिरावट आ गई
तो यहाँ पर कुछ हैं, जैसे कि तुम्हारे के.एम. पाड़ीकर हैं। तो के.एम. पाड़ीकर ने इसको क्या कहा, डाकू राज्य कहा। इसमें कथन है, तुम्हारे कथन हैं दो इसमें इतिहासकारों के, जैसे के.एम. पाड़ीकर। के.एम. पाड़ीकर ने क्या कहा, के.एम. पाड़ीकर ने इसे डाकू राज्य बताया। क्या कहा, डाकू राज्य बताया। ठीक है। दूसरा स्पीयर पर्सिवल, स्पीयर पर्सिवल, स्पीयर पर्सिवल ने इसको क्या बताया, खुली और बेशरम लूट बताया। क्या बताया, खुली और बेशरम लूट बताया। तो ये तुम्हारा क्या था, वाणिज्यिक पूंजीवाद था। ठीक है। अगले की तरफ हम चलते हैं। तुम्हारा अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा औद्योगिक पूंजीवाद। तो औद्योगिक पूंजीवाद से अगर अपन बात करें तो इंग्लैंड में तुम्हारा औद्योगिकीकरण हो चुका था। 1765 से 85 की बात है, जब इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो वाटर लूप इंजन, स्टीम इंजन, कई तरह तरह की मशीनों का आविष्कार हो चुका था। और इस औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशों ने जो नीतियां अपनाई उनका प्रभाव भारत पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने अगर हम अपन बात करें तो प्रभाव के रूप में इन्होंने जो भारत से कच्चा माल था कम कीमतों पर लिया और इससे तैयार माल में परिवर्तित करके भारतीयों को बेचा। और भारतीयों की कमी क्या थी कि उन्होंने जो इंग्लैंड में माल उत्पादित हो रहा था वह भारत में इन्होंने खरीदा और इससे अपने पैरों पर इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मार ली। इस वजह से भारत का पैसा था वह इंग्लैंड गया। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ था, 1765 से 1785 में इंग्लैंड में क्या हुआ था, तुम्हारा औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण। ठीक है। औद्योगिकीकरण में तुम्हारा क्या हुआ था, मशीनें आ चुकी थी, वाटर लूप इंजन, ठीक है, स्टीम इंजन, ठीक है। और अपन बात करें साथ ही कपड़ा बनाने वाले कारखाने भी इन्होंने लगा लिए, कपड़ा बनाने वाली मशीनें, कपड़ा बनाने वाली मशीनें। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, तुम्हारा भारत से कच्चा माल लिया, भारत से कच्चा माल कैसी कीमतों पर लिया, कम कीमतों पर लिया, कम कीमतों पर इन्होंने माल लिया। ठीक है। और इसका निर्यात कहाँ कर दिया, इसका निर्यात इन्होंने कर दिया कहाँ पर, इंग्लैंड में इसका निर्यात किया। और फिर इंग्लैंड में तुम्हारा क्या किया, इंग्लैंड से तुम्हारा इन्होंने कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया। यानी कि तैयार माल में परिवर्तित कर, इंग्लैंड से तैयार माल में क्या किया इन्होंने, तैयार माल में परिवर्तित किया। और तैयार माल में परिवर्तित कर क्या किया, भारतीयों को ही बेचा। क्या किया, भारतीयों को बेचा। और जब भारतीयों को बेचेंगे तो तुम यहाँ पर क्या होगा, भारतीयों को बेचने के फलस्वरूप क्या हुआ, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हुआ, पतन हो गया। ठीक है। और कृषि पर दबाव पड़ा, कृषि पर दबाव पड़ा। और कृषि पर दबाव पड़ने के फलस्वरूप लोगों ने क्या किया, गेहूं की खेती की, ठीक है, और चावल की खेती की। अब गेहूं चावल का स्टॉक इतना अधिक बढ़ गया कि इन्हें बेचना पड़ा। बेचा किसको, अंग्रेज़ों को। और किसी भी चीज़ को आप अगर अपनी गज पर बेचोगे तो उसकी कीमतें उस हिसाब से नहीं मिलेंगी। ठीक वैसा ही भारतीयों के साथ हुआ, गेहूं और चावल अंग्रेज़ों द्वारा कम कीमतों पर खरीदे गए और बाद में इनको डबल कीमतों पर बेचा गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण। क्या होगा यहाँ पर, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। दूसरा अपन बात करें तुम्हारा 1813 में चार्टर एक्ट आया। 1813 में कौन सा एक्ट आया, तुम्हारा चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में क्या था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनका भारत और पाकिस्तान के साथ चाय का व्यापार था। साथ ही पहली बार क्राउन ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए। इनसे कहा गया आप भारतीयों को शिक्षित कीजिए, उन्हें इंग्लिश सिखाइए, बाबू जैसे पदों पर नौकरी दिलाइए। जब वह नौकरी ज्वाइन करने आए तो आप उनको कहिए कि कोट पैंट वगैरह पहने। और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से कपड़े का व्यापार भी भारत में करना। और इन्होंने इस बार क्या किया, कंपनी के माध्यम से इन्होंने सूट पैंट बेचना स्टार्ट करवा दिया और भारतीयों ने खरीदा भी। ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं रेलवे का विकास हुआ। ठीक है। रेलवे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 1849 में। 1849 में रेल लाइन बिछाई गई। 1849 में रेल लाइन
बिछाई गई। कहाँ से कहाँ बिछाई गई? कलकत्ता से रानीगंज के लिए बिछाई गई। कहाँ बिछाई गई? कलकत्ता से रानीगंज के लिए पहली बार रेल लाइन बिछाई गई। और यह तुम्हारा जो विकास था तुम्हारा लाइन बिछाई गई, यह विकास किसके लिए था? इन्होंने अपने लिए किया था। अपने लिए क्या? जैसे आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में, इधर ये तुम्हारा कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। और इधर तुम्हारा कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है। तो ये रेलवे का लाइन इन्होंने इसलिए बिछाई थी क्योंकि समुद्री रास्ते से इनको वापस माल ले जाना था इंग्लैंड वगैरह। तो इन्होंने बंदरगाहों तक कच्चा माल लेने के लिए रेलवे लाइन बिछाई और भारतीयों को पागल बना दिया। इनसे कहा कि हमने ये रेलवे लाइन आपके विकास के लिए बिछाई है। तो पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1849 में कलकत्ता से रानीगंज। उसके बाद अपन देखते हैं कि तुम्हारा 1857 में पहली रेल चली। 1857 में जो पहली रेल चली हुआ तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने के बीच में तुम्हारी रेल चली। इसकी लंबाई कितनी थी? तो इसकी लंबाई आपकी 34 किलोमीटर थी। कितनी लंबाई थी इसकी? आपकी 34 किलोमीटर लंबाई थी। और ये पहली जो रेल चली थी 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली। इसकी लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। 1903 में अगर अपन बात करें तो 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय रेल का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। और तुम्हारा यहाँ पर एक अध्यक्ष बनाए गए रॉबर्ट थॉमसन। कौन बनाए गए? रॉबर्ट थॉमसन तुम्हारे अध्यक्ष बनाए गए। और रॉबर्ट थॉमसन की अध्यक्षता में तुम्हारा क्या बना? रेलवे विकास बोर्ड बनाया गया। इसके बाद फिर अपन देखते हैं 1921-22 में एक कमीशन आता है जिसे एकवर्थ कमीशन कहते हैं। और इस कमीशन की सहायता से रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाता है। कब आता है तुम्हारा? 1921-22 में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1921-22 में तुम्हारा कौन सा कमीशन आता है? एकवर्थ कमीशन आता है। कौन सा आता है? एकवर्थ कमीशन आता है। और इसकी सहायता से फिर अपन देखते हैं इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाता है। रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाता है। पहले तुम्हारा एक ही बजट पेश होता था, लेकिन 1925 में इसको अलग कर दिया गया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 1947 में जो पहले रेल वित्त मंत्री थे जिनका नाम था केसी नियोगी। क्या नाम था? केसी नियोगी। इनकी अध्यक्षता में रेल वित्त समिति बनी। कौन सी बनी? रेलवे वित्त निरीक्षण समिति बनी। कौन सी बनी? रेलवे वित्त निरीक्षण समिति बनती है। अब तुम्हारी आती, ये तो हो गए तुम्हारे पहले वित्त आयोग। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि 12वें वित्त आयोग कौन है? तो 12वें वित्त आयोग हैं सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन। ये तुम्हारे 12वें हैं। 15वें की अगर अपन बात करें तो 15वें तुम्हारे कौन है? NK सिंह हैं। 15वें कौन है तुम्हारे? NK सिंह हैं। 16वें की बात करें तो 16वें तुम्हारे कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें कौन है तुम्हारे? अरविंद पनगड़िया तुम्हारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगली अपन बात कर लेते हैं तुम्हारे वित्तीय पूंजीवाद। तो वित्तीय पूंजीवाद में इन्होंने भारत से धन तो लूटा ही था, साथ ही इस धन का अब इनको भारत में करना था निवेश। तो इन्होंने भारत में वित्तीय बैंक सेवाएं खोली, बीमा कंपनियां खोली और किसानों को ब्याज पर पैसा देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी भारत का पैसा भारत में ही निवेश किया और किसानों को लूटना फिर स्टार्ट किया। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे? बैंक बीमा कंपनी खोली, बैंक बीमा कंपनी खोली। ठीक है। और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? लोगों को ब्याज पर पैसा देना, ऋण या उधार ब्याज पर पैसा देना स्टार्ट किया। दूसरा अपन बात कर लें इन्होंने और किया तो इन्होंने तुम्हारा वस्त्र उद्योग और इस्पात उद्योग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में निवेश किया। वस्त्र उद्योग और इस्पात उद्योग को छोड़कर, वस्त्र उद्योग और इस्पात उद्योग इन दोनों को छोड़कर इन्होंने कहाँ निवेश किया? तो नील बागान है। ठीक है। नील बागान, चाय और अफीम में इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया क्योंकि यहाँ से फ़ायदा भी ज़्यादा होती थी। और वस्त्र उद्योग में इन्होंने इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि इन्हें पता था कि भारतीय इस वस्त्र उद्योग में काफ़ी माहिर हैं। क्योंकि अगर कल को कोई बात होती है तो हमको अपने कारखाने वगैरह यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ेंगे। अब एक बात मानिए, जैसे यहाँ पर मैंने देखा भारत से इन्होंने कच्चा माल लिया और कम कीमतों पर इंग्लैंड भेजा और उसके बाद तुम्हारा निर्यात करके इन्होंने भारत में तैयार माल किया। जैसे मान के चलिए कोई भारतीय हस्तशिल्प से हाथ से बुनी हुई साड़ी की कोई कीमत 400 रुपये है और उसी को यदि मशीन द्वारा बनाया जाए तो एक तो कम समय में तैयार होगी
और दूसरा हुआ कम कीमतों पर बिकेगी। तो इसी वजह से हस्तशिल्प उद्योग फेल होने का कारण था। और जो यहाँ से पैसा इकट्ठा हुआ उनका इन्होंने क्या किया, बीमा कंपनियां खोली, बैंक खोले, लोगों को ब्याज पर पैसा देना स्टार्ट किया। और वस्त्र उद्योग, इस्पात को छोड़कर इन्होंने नील बागान, चाय बागान, अफीम में पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये था हमारा औपनिवेशिक काल का वर्णन। इसके बाद अपन चलते हैं भू राजस्व व्यवस्था पर। तो भू राजस्व व्यवस्था आपकी 4 प्रकार की हुआ करती थी। एक थी आपकी इजारेदारी व्यवस्था, एक थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, एक थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। जो इजारेदारी व्यवस्था है, इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं आपके वारेन हेस्टिंग्स। इसके जनक कौन है? वारेन हेस्टिंग्स इसके जनक हैं। इस व्यवस्था की अगर अपन बात करें, इसको फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको फार्मिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यह व्यवस्था तुम्हारी शुरुआत में कितने वर्षीय थी? यह व्यवस्था शुरुआत में आपकी 5 वर्षीय व्यवस्था थी। कितनी वर्षीय व्यवस्था थी? 5 वर्षीय व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था में तुम्हारा बिचौलियों को शामिल किया गया। मतलब पहले लगान वसूल करने के लिए बिचौलियों को एक गांव दे दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि आपकी जिम्मेदारी यहाँ से कितना कर मिलेगा वो आपको देना है। लेकिन बिचौलिए तो भाई बिचौलिए ही ठहरे और वो कम कर ऊपर देते थे और नीचे से ज़्यादा वसूल करते थे। फिर बाद में जब पता चला ये व्यवस्था फेल हो रही है, लगान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसमें तुम्हारा अपन देखते हैं, इसमें तुम्हारा इस व्यवस्था को बाद में 1 वर्षीय किया जाता है और इसमें तुम्हारा जमींदारों को शामिल किया जाता है। तो इस व्यवस्था में तुम्हारा जो जमींदार शामिल हुए थे, तो जमींदार तुम्हारे कब शामिल होते हैं? इसमें 1776 में इसमें जमींदार शामिल होते हैं। कब शामिल होते हैं? इसमें 1776 में जमींदार इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यह व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो जाती है। फिर अगली व्यवस्था आती है तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को मालगुजारी, इस्तमरारी आदि नामों से इसको जाना जाता है। यह व्यवस्था तुम्हारी 1790 में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? 1790 में यह शुरुआत हुई। इसके जनक आपके कौन थे? जनक इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जनक थे। यह व्यवस्था शुरुआत में 10 वर्षीय व्यवस्था थी। कितनी वर्षीय व्यवस्था थी? 10 वर्षीय व्यवस्था थी। इसमें तुम्हारा फेल होने के कारण क्या थे? इसमें लगान स्पष्ट नहीं था। अंग्रेज अधिकारियों ने जमींदारों से कहा कि आप 10/11 लगान वसूलिए, हम आपको आपका 1/11 हिस्सा दे देंगे। लेकिन किसानों से जमींदारों ने लगान दुगना वसूला। ये बात बाद में जब अंग्रेज़ों को पता चली तो उन्होंने 1793 में, तुम्हारा अपन बात करते हैं पहले तो 1792 में इस व्यवस्था को, तुम्हारा इस 1793 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं, इसमें 1794 में एक नियम आता है जिसे अपन सूर्यास्त का नियम कहते हैं। कब आता है तुम्हारा? 1794 में एक नियम आता है जिसे अपन सूर्यास्त का नियम कहते हैं। सूर्यास्त का नियम का मतलब क्या था? इस नियम के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों ने लगान स्पष्ट कर दिया, लगान की समय सीमा निर्धारित कर दी। जमींदारों से कहा यदि निश्चित समय पर आपने लगान नहीं जमा कराया तो हम आपकी जमींदारी नीलाम कर देंगे। यह व्यवस्था अगर अपन बात करें तो यह व्यवस्था तुम्हारी 19% हिस्से पर लागू थी। 19% हिस्से में तुम्हारा कौन कौन सा क्षेत्र लागू था? तो इसमें तुम्हारा अगर अपन बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। कौन कौन सा? बंगाल हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र। उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र इसमें तुम्हारा शामिल था, यानी कि ये एरिया इसमें शामिल था इस व्यवस्था के अंतर्गत। कितने वर्षीय व्यवस्था थी? शुरुआत में 10 वर्षीय थी। बाद में कितने वर्षीय कर दी गई? ये 1793 में स्थायी कर दी गई। और 1794 में सूर्यास्त का नियम आया। व्यवस्था फेल होने का कारण तुम्हारा क्या था? लगान स्पष्ट नहीं था। अंग्रेज अधिकारी कितना लगान कहते थे? अंग्रेज अधिकारी कहते थे कि 10/11 वसूलो और जमींदारों को 1/11 उनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन उन्होंने दुगना वसूला और इसी वजह से सूर्यास्त का नियम आया। और सूर्यास्त के नियम के तहत क्या हुआ? लगान की समय सीमा निश्चित कर दी गई। और जो जमींदार लगान समय पर जमा नहीं कराते थे उनका क्या होता था? जमींदारी पद नीलाम कर दिया जाता था। तो इसमें तुम्हारा 19% भाग पर लागू थी। 19% भाग में तुम्हारे ये एरिया थे जो मैंने आपको मैप के जरिए बता दिए हैं। अगले अपन चलते हैं तुम्हारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके जनक तुम्हारे कौन हैं? तो इसके जनक हैं तुम्हारे अलेक्जेंडर रीड। कौन है इसके? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो इसके जनक हैं। कौन है तुम्हारे? टॉमस मुनरो इसके जनक हैं। तो रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान, और यहाँ पर जमा करने का, लगान का अधिकार किसानों को था। किसानों को भूमि तुम्हारी पट्टे पर दे दी जाती थी और एक निश्चित समय पर उनको लगान जमा करना होता था। यदि किसान लगान जमा नहीं कर पाते थे
तो उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। तो यहाँ पर ये व्यवस्था तुम्हारी 51% भाग पर फैली हुई थी। कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई थी? 51% भाग पर फैली हुई थी। इसमें अपन बात करें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो इसमें तुम्हारा संपूर्ण लगभग दक्कन तुम्हारा इसमें शामिल था। क्या क्या शामिल था इसमें? लगभग तुम्हारा संपूर्ण दक्कन शामिल था। और संपूर्ण दक्कन में अपन बात करें तुम्हारे इधर के नीचे के सारे राज्य, जैसे कि अपन बात करें बम्बई तुम्हारा हो गया, ठीक है, मद्रास तुम्हारा हो गया, ठीक है, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, और कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है आपका कुर्ग, ये भी इसमें शामिल था। तो ये तुम्हारे संपूर्ण दक्कन के एरिया में अपन बात करें तो ये सारे नीचे के क्षेत्र जितने थे वो इसमें शामिल थे। वहीं अगर अपन कुर्ग की बात करें तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें शामिल था। कितने प्रतिशत हिस्से पर लागू थी? यह 51% हिस्से पर लागू थी। इसके बाद अपन चलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसके जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे इसके जनक? हॉल्ट मैकेंजी इसके जनक थे। यह व्यवस्था अगर अपन बात करें, इसमें महाल मतलब होता है तुम्हारा गांव, और हर गांव में होता है मुखिया। इसमें लगान जमा कराने का अधिकार मुखिया को होता है। जैसा कि आपने लगान मूवी देखी होगी आमिर खान की, जहां पर उसका नाम भुवन रहता है और मुखिया से लगान वसूल की जाती है। बैलगाड़ी में अनाज वगैरह रखा रहता है और अंग्रेज लोग उसके मुखिया के घर पर दाविश धरते हैं। तो ये तुम्हारी व्यवस्था कौन सी थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। ये व्यवस्था अगर अपन बात करें तुम्हारा कितने % भाग पर फैली हुई थी, तो ये व्यवस्था 30% भाग पर फैली हुई थी। कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई थी? 30% भाग पर फैली हुई थी। इसमें तुम्हारा क्या था? गंगा घाटी शामिल थी, ठीक है। गंगा घाटी के बाद का बात करें इसमें पंजाब शामिल था, और पंजाब के बाद इसमें बात करें तुम्हारा कौन सा एरिया शामिल था? इसमें अवध एरिया शामिल था। अवध कौन सा? कर्नाटक और उड़ीसा वाला जो एरिया होता है इसे अपन बोलते हैं अवध, ये इसमें तुम्हारा शामिल था, ठीक है। तो ये तुम्हारी व्यवस्था कौन सी थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। महालवाड़ी यानी महाल यानी गांव, और गांव में होता है मुखिया, और मुखिया को लगान जमा कराने का अधिकार था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था, और ये थे आपके सामने शॉर्ट नोट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।